कौन सा टॉपिक है आज अपना? टॉपिक का नाम बोल दिया, नंबर बताओ। 5वां टॉपिक चल रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने इसको क्या नाम दे दिया था बताओ? काइनेटिक क्यों नाम दिया? क्योंकि मोशन की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में केवल किसकी बात होती थी? सिर्फ मोशन की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी? कॉज ऑफ मोशन की। तो उसमें ऑब्वियस बात है हमारे पास कौन कौन आया? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉ ऑफ क्या कहलाता है बच्चों? इनर्शिया कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे पास? एक रेस्ट का हो सकता है, एक मोशन का हो सकता है, एक डायरेक्शन का हो सकता है, काफ़ी है क्या? और एक लास्ट में किसका हो सकता है बच्चों? रोटेशन का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन में रहेगी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, और अगर घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड येट। सेकेंड लॉ डिपेंड करता है किस पर बच्चों? इम्पल्स या फिर मोमेंटम पे, है ना। तो हम बात करने जाएंगे बच्चों किसकी? मोमेंटम की। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है इसको तुम सिर्फ एक ही वर्ड से याद रखना जिसका मतलब क्या है? हिलना और डुलना, बस काफ़ी है। मोमेंटम का अर्थ होगा है यहाँ पर हिलना और डुलना। अब हिलना, कोई बॉडी हिल रही डुल रही है तो पता कैसे चलता है? जब वो बॉडी मोशन में होती है। इसका मतलब उसके जीवन में क्या कदम रख चुका है? वेलोसिटी। और अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारे लिए बॉडी आज के टाइम पे क्या है? एक मास है। तो मास इंटू वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंट बाय मोमेंटम, सिंबल है P, इसलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? mv। अब बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? हाँ भैया, P इज इक्वल टू mv है, मास स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसलिए मोमेंटम हमारे लिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? m1l1 t माइनस का 1, इसकी डायमेंशन का कोड 111 होता है। तुम्हें याद होगा इम्पल्स और मोमेंटम की दोनों की डायमेंशन सेम होती थी क्या? तो यहाँ पर इम्पल्स को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है हिलना डुलना, मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन कोई बॉडी अगर हिल डुल रही है और हिलने डुलने की प्रवृत्ति भी चेंज हो जाए, हिलना डुलना वाइब्रेशन में चेंज हो जाए या हिलना डुलना ज्यादा हो जाए, किसी बॉडी को हिलते डुलते को और तेज हिलाना, तो क्या करना पड़ेगा? उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिजिक्स कहती है। और बाकी आर्ट्स वाले से पूछेगी कोई बॉडी हिल रही डुल रही उसको और हिलाना डुलाना, तो क्या बोलेगा वो? और धक्का दे दो। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? आ गया फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ। हिलना डुलना फिजिक्स के हिसाब से चेंज इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज निकाल दो उसका। और हमारे लिए आर्ट्स वालों के हिसाब से तो ये क्या हो गया? एक फोर्स लगाने की जैसा बात हो गई। P बराबर क्या होता है बच्चों हमारे लिए? mv। तो F बराबर क्या हो जाएगा? d अपॉन में dt इंटू में mv। इसका डिफरेंशिएशन करना आता है क्या तुम्हें? हाँ भैया। अच्छा देखना, तुमने 11th 12th में सारी चीज़ें पढ़ रखी है, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा, सिर्फ फ्लो में लेके चल रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ अपन ने देखा था। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसके बाद जो लाइन लिखने वाला हूँ समझ में नहीं आएगी। तैयार हो? बोलो मैंने क्या करा? मैंने इसके u इंटू वी के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दिया। इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि एक बार मैंने m को कांस्टेंट रखा और v का डिफरेंशिएशन किया, और सेकंड टाइम इज v को कांस्टेंट रखा, m का डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन उसी का कर सकते हैं जो वेरिएबल हो। क्या तुम्हें लगता है कि किसी का मास चेंज होना पॉसिबल है? कैसे? मास चेंज थोड़ी होगा। मास चेंज तो कभी नहीं हो सकता ना किसी बॉडी का। मास कैसे चेंज हो सकता है? पानी में घुसेगा तो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, हल्का फील होगा। मून पे जाएंगे तो मास चेंज होता है क्या हमारा? नहीं, mg चेंज होता है, वेट चेंज होता है। पानी में घुसते ही अपवर्ड जो थ्रस्ट लग रहा है उसकी वजह से हमें हल्का महसूस होता है, बाकी मास थोड़ी है हमारा। मास तो वही, तुम्हें मेरा मास कितना लगता है बच्चों? क्या तुम मानते हो कि मैं 7 किलो का हूँ? है भैया। देखो मैं जब गया वेट करने तो वेट आया मेरा 70 kg। कितना आया? 70 kg। W इजिकल्स टू क्या होता है? mg इंटू क्या चल रहा है? 70। g की वैल्यू 10 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया बच्चों मेरा मास? एग्जैक्टली, आई एम ओनली 7 kg। और इफेक्ट है, ऐसे तुम्हारा भी होगा 8 किलो 50 ग्राम। तो कहानी ऐसा कुछ है कि हम वेट की बात नहीं कर रहे अभी। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या मास चेंज हो सकता है क्या? जवाब दो मेरा।
क्या मास चेंज हो सकता है क्या? तो जवाब है हाँ। अगर चेंज नहीं होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता ही नहीं। जवाब है हाँ कि मास चेंज हो सकता है, लेकिन अभी बताया कि मास चेंज नहीं हो सकता, तो दोनों बातों पे कैसे रह सकता हूँ? मेरी बॉडी का मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एग्जांपल अगर मान लो तुम बाइक पे जा रहे हो और बाइक में पैर जो तुमने फुटरेस्ट पे नहीं रख रखे, जमीन पे टच कर रखे और बाइक चल रही बड़ी स्पीड में, मजा आ जाएगा तुम्हारे 1 किलोमीटर तक आधी टांग हो जाएगी। मोशन के रिस्पेक्ट में मास चेंज होना, समझ में आया? और एक एग्जाम्पल, जब रॉकेट चलता है तो रॉकेट ऐसा चलता है, डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल नहीं उड़ता, पहले धीरे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? जब रॉकेट ऊपर उठता है तो उसका फ्यूल बर्न होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो वो हल्का होता है, हल्का होता है इसका मतलब मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हल्के होने की वजह से एक तो वो ऊपर जाएगा, दूसरा इसको एक्शन रिएक्शन की वजह से ऊपर ले जाया जा रहा है। तो किसी भी रॉकेट को चलाने के लिए 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक तो उसका वेरिएबल मास वाला फोर्स काम देता है और एक उसको एक्शन रिएक्शन की वजह से रॉकेट तेज गति में ऊपर जाता है। इसी प्रकार कोई हाइड्रोलिक इंजन है, जैसे सॉरी हाइड्रोलिक क्या, नाइट्रोजन गैस वाला इंजन तुमने देखे होंगे, फास्ट टाइम फिर इसमें लाल बटन दबाती गाड़ी तेज भागती है, तो इसके पीछे भी क्या है, गाड़ी हल्की हो जाती है, फ्यूल कम हो जाता है, फ्यूल कम होने के बाद एक्शन रिएक्शन की वजह से थोड़ी और तेज भागती है, और बुलेट जलना या फिर रॉकेट वाला एग्जाम्पल मेरे लिए बिल्कुल फैक्ट है ना। इसमें एक एग्जाम्पल और देता हूँ, कन्वेयर बेल्ट देखा होगा तुमने, जो एक्सकेलेटर होते हैं उनमें लिमिटेशन होती है, रेलवे स्टेशन और मेट्रोस में तो नहीं होती है, बाकी किसी मॉल है ना छोटा मोटा, उसमें होती है लिमिटेशन कि इसमें इतने आदमी एक साथ जाने चाहिए। अब उन्हें भी पता है कि यार 100-200 आदमी एक साथ क्यों चढ़ेंगे, लेकिन अगर चढ़ जाए तो एक्सकेलेटर काम नहीं करेगा, उसका भी एक लिमिटेशन है। लिफ्ट में भी बोलते हैं कि 400 किलो से ज़्यादा लोग नहीं घुसेंगे, 800 किलो की कैपेसिटी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। अब इतनी बकवास करने के बाद यहाँ पर मैं फोर्स के 2 फॉर्मूले लिख सकता हूँ, m dv/dt, और एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ v dm/dt। इसका मतलब ये वाला केस कब, जब मास को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और dv/dt को क्या मानेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि तुमने अभी तक देखा है। इसी प्रकार यहाँ पर dm/dt वेरिएबल मास वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएबल मास वाला ना, और v तो v रहेगा, इसलिए f बराबर जो v dm/dt होगा ना, ये काम कहां पर आएगा बच्चों, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है क्या। दूसरा रॉकेट प्रोपल्शन, जब रॉकेट उड़ता है तो उस केस में वेरिएबल मास हम लेंगे, बाकी केस में नहीं लेंगे। तो फाइनली हमारे लिए फोर्स का फॉर्मूला यही अभी तक क्यों चला है, क्योंकि मास हमेशा हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो भाइयों और बहनों, F बराबर अगर एम ए है मेरे पास, तो फोर्स का जस्ट बेसिक फॉर्मूला मुझे क्या मिला, dp/dt, और इसी से मुझे क्या मिला, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। तो क्या तुम इस F को डेल्टा p/डेल्टा t भी लिख सकते हो क्या? डेल्टा t को वहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डेल्टा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू डेल्टा t, क्या कहते हो? तो इसका मतलब इससे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है बच्चों, फोर्स इनटू, क्या मैं इसे इंस्टेंट बोल दूं क्या बच्चों, इंस्टेंट मतलब वो छोटा सा टाइम, तो पता चलता है कि लार्ज अमाउंट का जो फोर्स होता है और इनटू इंस्टेंट जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और चेंज इन मोमेंटम को ही पता है क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पल्स, विच इज रिप्रेजेंट बाय आई डेल्टा पी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। किसी का बज रहा है क्या फोन, बाहर है क्या? आई बराबर क्या लिखा बच्चों मैंने, P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 जब मैंने लिख दिया है, ये क्या है बच्चों, डेल्टा P है, तो इसीलिए हमारे लिए I बराबर एक तो आ गया डेल्टा P और एक डेल्टा P/डेल्टा T बराबर dt बराबर आ गया F। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहां पर मैं तुम्हें एक कहानी बता देता हूं कि चेंज इन जो मोमेंटम होगा, चेंज इन जो मोमेंटम होगा या डेल्टा P होगा, वो हमेशा हमें किसको बताएगा बच्चों, इम्पल्स को बताएगा। इसी प्रकार एक वर्ड और लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो मुझे किसको बताएगा बच्चों, फोर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स है और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स हो गया।
इसीलिए मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। चेन से क्या फर्क पड़ता है, एक एग्जांपल है, मेरे पास एक दीवार है, दीवार पे हमारी एक बॉल है, बॉल यहाँ टकराई, कितनी वेलोसिटी से आई, v वेलोसिटी से, बॉल का मास कितना था m, टकरा के बॉल वापस रिफ्लेक्ट होगी सेम वेलोसिटी से, मास अभी भी क्या है, सेम है। दोनों का जाने का जो एंगल है ना वो क्या है बच्चों, सेम। हमें पूछा इम्पल्स बता दो इस दीवार पे, तो बात आती है कि इम्पल्स क्या होता है। अब जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, मैं घूसे चमका देता हूँ, किसी की गुद्दी चमका देता हूँ, उसके पीछे का फिजिक्स देखे तो क्या होता है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ या इम्पल्स लगा रहा हूँ उस पर, बताइए जरा। फोर्स यूज करता हूँ या इम्पल्स यूज करता हूँ मैं, इम्पल्स। फोर्स के लिए तो मुझे धक्का देना पड़ेगा, लेकिन जब बॉक्सर बॉक्सिंग करता है वो इम्पल्स यूज में लेता है, क्या लेता है बच्चों, इम्पल्स। इसी प्रकार बॉक्सर का एग्जांपल नहीं लेके कोई और एग्जांपल लेते हैं अपन, बल्लेबाज जब शॉट मारता है इम्पल्स, बॉलर जब बॉल फेंकता है तो फोर्स, किसी को घूसा मारना इम्पल्स, गेट बंद करना फोर्स, बेंच उठा के रखना फोर्स, बेंच पे लात मार के गिरा देना इम्पल्स, चलती गाड़ी में किसी ट्रक से जाके भिड़ जाना इम्पल्स, किसी को ठोक देना सामने वाले को लगेगा इम्पल्स। इम्पल्स होता है ज़्यादा अमाउंट का फोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड में, लेकिन इम्पल्स हार्ड होता है, इफेक्टिव होता है। तो जब भी कोई बॉलर बॉल कैच करता है तो वो ऐसे कैच करता है या ऐसे कैच करता है, इसके पीछे का कारण ये कि वो उसे पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स तो आ ही रहा है, तो वो इस फोर्स के साथ साथ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना I बराबर F इंटू डेल्टा टी, इस फोर्स के लिए टाइम क्या कर देगा, बढ़ा देगा, टाइम बढ़ा देगा, ऐसे करेगा ना। तो एक सेकंड में इंस्टेंट में बॉल कैच करना, और एक 2 3 सेकंड में बॉल कैच करना, तो टाइम बढ़ा देने से इम्पल्स रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हर कोई जो है इम्पल्स को कम करने के लिए टाइम बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे चले अपन, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। इसमें अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ, पता है जहाँ एंगल बनेगा वहाँ पर कॉस थीटा, जहाँ नहीं बनेगा वहाँ पर साइन थीटा। तो इसको ढंग से देखना, अगर इस पर मैं मोमेंटम निकालूंगा तो दैट इज mv, और इस पर कितना आएगा mv, सही है कि नहीं, आएगा नहीं आएगा। तो इस पूरे केस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा mv cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा mv sin थीटा। इधर भी mv cos थीटा की डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये थी, और ऊपर क्या हो जाएगा mv sin थीटा। चलेगा क्या बच्चों? अब तुम्हें पता चल गया कि ये भी इधर है, ये भी इधर है, इसका चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे। लेकिन इस वाले केस में अगर ये p है तो ये माइनस का p हो गया, हाँ या ना। तो तुम्हें पता चल गया कि डेल्टा p निकालने के लिए p2 माइनस p1 होता है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का mv cos थीटा में से माइनस कर दूंगा mv cos थीटा, तो कितना जाएगा माइनस का 2mv cos थीटा। तो ये मुझे चेंज इन मोमेंटम मिला ही, या इम्पल्स भी यही है, इम्पल्स भी यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एग्जांपल लिया है, वैल्यू रखी हुई आ सकती है, मास की वैल्यू दे देगा, वेलोसिटी की वैल्यू दे देंगे, एंगल दे देगा और आंसर निकाल देना, चलेगा। तो ये इम्पल्स मोमेंटम के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने तुम्हें बताया। फिलहाल वापस आते हैं, तुमने देखा कि फोर्स जो होता है वो dp/dt होता है, और dp/dt को क्या मैं स्लोप बोल दूं किसी की भी, क्या ये टेंजेंट भी है क्या? तो किसकी टेंजेंट है बच्चों? ये एक्चुअली में मोमेंटम और टाइम के जो ग्राफ होते हैं ना उनके बीच का क्या है बच्चों, ये टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है, जिसमें इसको क्या बोल देता हूँ थीटा। तो टेन थीटा हमेशा क्या मिल रहा है मुझे dp/dt। तो पता चलता है कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या देगा अपन को, हमेशा फोर्स देगा। कहानी समझ में आ गई क्या? तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि हमारे पास एक ऐसी लाइन बना दी जाए, आंसर दे दे 45 डिग्री। चलो 45 ना देके मुझे ना कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेट दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की वो बता दो, क्या बता सकते हैं, फोर्स। तो तुम्हें यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी इसकी बच्चों, स्लोप, क्योंकि ये पीटी ग्राफ है। अच्छा, जब भी ग्राफ की स्टडी करते हैं तो क्या क्या बात करते हैं अपन, स्लोप के साथ साथ एरिया। तो यहाँ पर अगर मैं P और T का एरिया निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ बच्चों, एरिया। वही मैंने क्या ली, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप में ये हो जाएगा dt और ये क्या हो जाएगा P। तो P dt क्या dA हो जाएगा क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो A बराबर क्या आ जाएगा P dt। और तुम्हें पता है कि मोमेंटम इनटू टाइम, सही है क्या, किसको बताता है बच्चों, इम्पल्स। समझ में आ गया क्या, गलत तो नहीं कर दिया मैंने?
नहीं गलत हो गया, मिनट इनटू टाइम इम्पल्स नहीं बताएगा, ये पीटी की स्लोप तो ये बता रहा है। अब इसका एरिया कुछ भी नहीं दे पा रहा मुझे, लेकिन इसी के अंदर अगर मैं फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, उसकी क्या निकाल दूं बच्चों, एरिया निकाल दूं, तो F इंटू डी टी। अब आ गया क्या, तो ये हमें किसको बताएगा बच्चों, इम्पल्स को। तो कहानी समझ में आ गई कि पीटी की जो स्लोप आ रही है वो मुझे क्या देती है बच्चों, फोर्स देती है, और एफ टी की जो स्लोप नहीं, क्या निकालेगा बच्चों, एरिया, वो मुझे क्या देगा, इम्पल्स देगा। और इम्पल्स ही क्या होता है बच्चों, डेल्टा पी। देखने में अजीब लग रहा होगा, तो क्वेश्चन देखता हूं मैं एक तुम्हारे सामने। मेरे पास कुछ ऐसा एक ग्राफ दे रखा था, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2x समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बोला इसका एरिया बताओ, लेकिन एरिया में इम्पल्स नहीं पूछा, चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया। तो तुम निकालना तो इम्पल्स ही, और बोल देना इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर करा है, इससे अपन कहते हैं बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं इससे अपन बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे चलते हैं, चर्चा कर ली फोर्स की, तो अपन चलते हैं फोर्स के टाइप्स पर। किस पे चलते हैं बच्चों, फोर्स के टाइप्स पे। स्टार्ट करते हैं, फोर्स कितने कितने टाइप के होते हैं। सबसे बेसिक पे चलते हैं, बताओ सबसे बेसिक फोर्स हमारे लिए एक होता है क्या बच्चों, पुष्पा, और एक पुल्पा। एक होता है पुश और एक क्या होता है बच्चों, पुल। टाइमिंग का भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। पुश एंड पुल के लिए बच्चों 10-20 हो जाए तो मुझे बता देना, ये टाइमर ऑन करके रख लो सामने, मुझे क्लियर रहेगा। पुश एंड पुल की अगर अपन बात करते हैं, तो मुझे पता चल गया कि एक m मास की बॉडी है और उस पर फोर्स लगाया है F, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा देखना बच्चों। F इजिकल्स टू m है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। सेकेंड केस, अगर m मास की बॉडी और इस पर फोर्स लग रहा है F, और एंगल कितना आ रहा है बच्चों, थीटा, तो F cos थीटा, और नीचे क्या जाएगा, F sin थीटा। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो, F बराबर m है, तो क्या आ जाएगा, अटेंशन पूरा रखना बच्चों सामने ना, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F cos थीटा में किसका डिवाइड कर देंगे, m का। मैं नॉन स्टॉप चलूंगा, कुछ भी चीज रिपीट नहीं करूंगा, एज इट इज चलेगा सारा का सारा, इसलिए पुश पुल से स्टार्ट किया आगे तक लेके जाऊंगा। तो तुम्हें ये कंपोनेंट तोड़ना भी आना चाहिए और सारी चीजें क्लियर रखनी चाहिए ना बच्चों। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं, वही एक और केस, m मास की बॉडी है, फोर्स इस बार P लग रहा है इधर, और इस पर फोर्स लग रहा है कितना बच्चों, Q, लेकिन इस बार एंगल क्या दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा FBD। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा देखना, ये m मास की बॉडी है हमारे पास, तो ये वाला फोर्स तो P है ही, लेकिन इसका कंपोनेंट एक इधर और एक ऊपर या नीचे। जब भी ऐसा होगा तो कंपोनेंट ऐसे होने वाले, जब भी फोर्स ऐसा होगा तो कंपोनेंट ऐसे होने वाले, फोर्स ऐसा होगा तो कंपोनेंट ये वाले होंगे, सही है क्या। और अगर अंदर आएंगे ना तो अंदर कर देना ना एरो, तो देखेंगे जरा, तो ये क्या हो जाएगा, Q sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। इक्वेशन F बराबर m है। क्या यही इक्वेशन सेकंड लॉ के लिए है क्या, हालांकि सेकंड लॉ पूरा पढ़ा दिया इतना सारा, लेकिन इसको नाम अपने सेकंड लॉ दिया ही नहीं। तो फिलहाल कहानी समझ में आ गई कि तुम्हें सेकंड लॉ क्या है, तो देखेंगे जरा, F बराबर m मैंने लिख दिया है। तो इस डायरेक्शन के लेने वाले सारे फोर्स को पॉजिटिव रखो, इस डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव रखो, तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, है में। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, P प्लस Q cos थीटा अपॉन में m। बोलो समझ में आया क्या, चलेगा। और देखेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाए, वही m मास की बॉडी है, एक बार फोर्स लग रहा है इस पर P और उसका एंगल है बच्चों अल्फा, एक फोर्स लग रहा है Q और उसका एंगल है बच्चों बीटा, लेकिन कहाँ से बन रहा है, ऊपर से बन रहा है, और ये सरफेस है, सरफेस पे ये मोशन में है बॉडी, फ्रिक्शन विक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों अपन, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही m मास की बॉडी है, तो एक कंपोनेंट इधर अंदर जा रहा है तो अंदर है ना, ये दोनों बाहर जा रहे हैं तो एक इधर आएगा और एक ऊपर आएगा। बोलो इसका कंपोनेंट, जहां एंगल बनेगा वहां cos अल्फा और इधर P sin अल्फा। इधर बताओ एंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर या नीचे, तो cos कहाँ आएगा, तो Q cos बीटा ऊपर और Q sin बीटा नीचे। बोलो नहीं आया। अब इस डायरेक्शन के सारे फोर्स को पॉजिटिव रख दो इक्वेशन लगाने के बाद, तो रखें
F इज इक्वल टू एम ए, बताओ क्या क्या आएगा, P cos अल्फा Q साइन बीटा बराबर में एम ए। अब तुम्हें m का डिवाइड करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखे इसी के साथ, पुश और पुल में, पुश और पुल ही चल रहा है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि m मास की बॉडी एक जना फोर्स यहाँ लगा है, F1 एक जना फोर्स यहाँ लगा है, F2 एक जना फोर्स यहाँ लगा है, F3 एक जना फोर्स यहाँ लगा है, F4, तो F नेट अगर निकाला जाएगा F बराबर ma से, तो F1 प्लस F2 माइनस F3 प्लस F4 माइनस लगा दूँ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसमें से भी मास का डिवाइड कर देंगे। पुश और पुल में इस टाइप के मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिए। अब इसी के अंदर मैं रख देता हूं, क्या लिखा है मैंने, इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या करता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप से ये कुछ है ना, और इसमें से भी देख पा रहे होगे बच्चों, मास क्या है इसका, वही एम मास की बॉडी है। तो ये नीचे क्यों जाएगी बताओ, तो नीचे जाने का पहले ही मैं बता देता हूँ ये एंगल कितना है, थीटा। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, W इज इक्वल टू एम जी, हमेशा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दी, एक इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। काफी है। अब जहाँ एंगल बनता है वहाँ, और जहाँ नहीं बनता वहाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब पता चल गया है कि इसको नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो नीचे कौन ले जाएगा इससे, एम जी साइन थीटा, ऊपर को ले जा रहा है कैसे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है, केवल इक्वेशन बनाओ एफ बराबर, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कट जाएगा तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा, रट लो बच्चों यही रहेगी हमेशा, ए की वैल्यू जी साइन थीटा। अगर ऐसा ना हो, है ना, इसको यहां ले आता हूं और इसको भी यहां ले, अगर ऐसा ना हो और मुझे एंगल इस बार थीटा यहां दे दे, ये वही एम मास की बॉडी है, एम जी नीचे लग रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा इस बार, हाँ, तो इस बार जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये थीटा है, दिख रहा है क्या बच्चों, ये वाला थीटा, तो ये पूरा ही तो थीटा है एक तरीके से। तो इस बार एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो हमेशा जी साइन थीटा जरूरी नहीं है, एम ए बराबर एम जी कॉस थीटा के हिसाब से एम से एम कटेगा तो ए की वैल्यू जी कॉस थीटा आएगी। तो ये थीटा कहाँ है, बेस पे नहीं है, परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है, चलेगा क्या। ये किसकी बात हुई बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन की। रुक क्यों गया ये, अच्छा, अब देखेंगे भैया, इंक्लाइंड प्लेन भी अपन को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सेकंड टाइप के फोर्स की अपन अब बात करने जा रहे हैं। किस टाइप के फोर्स की, सेकंड टाइप के। पुश और पुल, किसी को खींचने और धकेलने के लिए जरूरी नहीं टच करो उसे, तुम रस्सी बांधो खींचो। तो हमारे पास एक फोर्स और आ रहा है, दैट इज टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स आ रहा है बच्चों, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को समझने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, इसमें जो वायर लेते हैं या इसमें जो स्ट्रिंग लेंगे, वो सबसे पहले होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल। क्या होनी चाहिए बच्चों, इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या होनी चाहिए, खिंचाव ना हो। अगर वो खींचने लग जाएगी तो उसमें टेंशन कैसे आएगी, टूट जाएगी थोड़े टाइम बाद। इसलिए देखा होगा जिम के इक्विपमेंट होते, कभी जिम गए हो, जिम के इक्विपमेंट देखें, तो जिम के इक्विपमेंट में जो वायर यूज में ली जाती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। अगर वो इनएक्सटेंसिबल होती है तभी तो वेट टू वेट काम किया जा सकता है। अगर वो इनएक्सटेंसिबल नहीं होती, एक्सटेंसिबल होती, तो मान लो तुमने वायर खींची और वायर एक्सटेंड होके आगे और वेट उठाई ही नहीं, रबड़ जैसा बिहेव करना। इसलिए टेंशन लाने के लिए तुम्हें वायर कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। दूसरी चीज अजम्पशन जो इसमें है, वो वायर का क्या माना गया है बच्चों, मासलेस होता है वायर का मास, लेकिन हम वायर को क्या मानेंगे बच्चों, मासलेस ही मानेंगे। चलेगा क्या। इसी प्रकार चर्चा का विषय ये है हमारे पास एक और, वो क्या देखते हैं कि इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम मास की बॉडी मैंने लटका दी, तो नीचे कौन ले जाएगा इसे, तो इसी वायर के हर पॉइंट पर टेंशन काम करेगी, यहां पर करेगी या यहां पर करेगी, क्या लगता है, दोनों पॉइंट पे करेगी। बताता हूं कैसे। ये वाला पॉइंट बोलेगा कि टूट के नीचे आ जा,
ये वाला पॉइंट बोलेगा कि टूट के नीचे आ जा, लेकिन ये वाला पॉइंट बोलेगा ऐसे कैसे, मैं भी तो बंधा हूं, तू ऊपर आ जा। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि टेंशन को याद रखने का तरीका हमारे पास यही रहना चाहिए। ब्लू कलर नहीं दिख रहा तो करूँ क्या, एक और तरीका व्हाइट कलर से कर देता हूं। ये नीचे ऊपर वाली कहानी समझ में आई, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब बताओ कि वायर के अंदर टेंशन जो है वो दोनों पॉइंट से लग रही है या एक ही ऑब्जेक्ट से लगती है? अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टेंशन लगती क्या? नहीं। तो टेंशन लाने का मेन कारण तो मास ही है, लेकिन फिर भी टेंशन इन दोनों पॉइंट पे लगती है। रस्सी टूटने की संभावना हर पॉइंट पे होगी और दोनों डायरेक्शन से होगी। ऊपर वाला भी छोड़ना नहीं चाह रहा, नीचे वाला भी छोड़ना नहीं चाह रहा, तो बीच में फंस कौन रहा है? रस्सी। टेंशन किस में आ रही है? रस्सी। टेंशन का मतलब खिंचाव, जब खिंची नहीं पा रही तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? रस्सी। टेंशन। एक जना मुझे यहां से खींचे, एक जना यहां से खींचे, कहां जाऊंगा मैं? हाँ, जवाब तो यही होना चाहिए, लेकिन हर बार सवाल का जवाब क्या देते बच्चे? बीच में। जरूरी थोड़ी बीच में रहूंगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर मैं बीच में ही हूं तो इसका मतलब दोनों साइड से फोर्स क्या लग रहा है? सेम। तो बताओ दोनों को मजा आ रहा है या मुझे ज्यादा मजा आएगा? मुझे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मेरे अंदर क्या आएगा बच्चों? टेंशन। मेरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना खींच पाएगी? थोड़ा सा खींच पाएगी। अब हड्डी पसली एक थोड़ी करनी है, मतलब अलग थोड़ी करनी है, एक तो कैसे करेंगे? सो फाइनली यहाँ फाइनली इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि टेंशन टी जो है वो mg को बैलेंस करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या ये बॉडी नीचे जा रही है, क्या ये ऊपर जा रही है? तो एक्सेलरेशन कितना मानूं? पक्का समझ में आया? तो इक्वेशन लिखते हैं, F बराबर नीचे कितना फोर्स है, ऊपर कितना फोर्स है, बराबर मास इंटू mg माइनस टी की वैल्यू। बोलो नहीं आया? पक्का समझ में आया? इसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक और केस ले लेता हूं जिसमें मास m1 ले लेता हूं, मास m2 ले लेता हूं, देखो डायरेक्ट लिखने वाला हूं। नीचे इस पर वेट कितना लगेगा? m2g। टेंशन कितनी लगेगी? T2। इस पर वेट कितना लगेगा? टेंशन कितनी लगेगी? T1। चलेगा क्या? तो इस पूरे केस के अंदर T2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, किसकी वैल्यू बच्चों? T2 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? सीधा m2g के बराबर होगी। मैं डायरेक्ट लिख चुका हूं, देखना कैसे। हमें पता चल गया टेंशन mg के बराबर होगी, तो ये वाली टेंशन इसके बराबर हुई। लेकिन जब मैं T1 की बात करूंगा तो T1 में m1g तो है, साथ में T2 भी है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, रट लेना। फ्री बॉडी डायग्राम बिना बनाए भी आंसर आ सकता है। तो इससे पता चला कि अच्छा ये सब भूल जाओ, तुम मुझे बताओ ऊपर वाली रस्सी और नीचे वाली रस्सी में ज्यादा टेंशन किस में आने वाली है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर 2 मास का वेट यूज में लिया जा रहा है, जबकि इस वाली स्ट्रिंग में केवल एक ही मास आ रहा है। क्या अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या मैं इस T2 की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा तो क्या ये m1g प्लस m2g हो जाएगा? क्या तुम इसे m1 प्लस m2g भी बोल सकते हो क्या? तो मुझे यहां से एक चीज पता चलती है कि अगर एक m मास की बॉडी m1 है, एक m2 है, एक m3 है, तो इसमें आने वाली जो टेंशन होगी T1 वो तीनों के सम के बराबर होगी क्या? बोलो हाँ। इसमें आने वाली जो टेंशन होगी वो 2 के सम के बराबर होगी क्या? बोलो हाँ। और T3 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? m3g। चलेगा क्या? बिना एक्सेलरेशन की बात है ये बच्चों। किसकी? बिना एक्सेलरेशन, कुछ भी यूज में इसमें नहीं लिया जा रहा। सो फाइनली देखेंगे भैया कि अगर एक m मास की बॉडी है, पहले इसे फोर्स से खींच रहे थे, अब मैंने इस पर 2 m1 और m2 बांध लिया और दोनों को खींचा जा रहा है F फोर्स से, रस्सी बांध के। और दोनों के बीच में क्या बांध दी बच्चों? एक रस्सी और बांध दी है। चलेगा क्या? तो इस पूरे केस में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो m2 आगे जाना चाहता है क्योंकि इस पर फोर्स क्या लग रहा है? F। लेकिन m2 आगे नहीं भी जाना चाहता है क्योंकि पीछे रस्सी बंधी है। तो पीछे इसको कौन खींचेगा? तो यहां T लिख दो टेंशन, तो कितना आ गया? T। अब बताओ m1 कभी आगे जाना चाहेगा क्या? क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि रस्सी बंधी है और रस्सी से फोर्स कौन सा लग रहा है बच्चों? T। क्या m1 को कोई रोक रहा है क्या? नहीं। अब बनाते हैं इक्वेशन, F बराबर, तो इधर जाने वाले को फोर्स को पॉजिटिव। अच्छा इसकी डायरेक्शन तुम्हें फाइनल करनी पड़ेगी कि जा कहां रहा है। यहां फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन के लगने वाले सभी फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे। बोलो हाँ। तो बताओ पॉजिटिव किसको लेंगे बच्चों? F माइनस का T बराबर m2a हो। इसकी इक्वेशन लिखो, F बराबर ma से T इज इक्वल टू m1 है। बोलो नहीं आया? T की वैल्यू यहां रख दो,
F माइनस m1a बराबर क्या आ जाएगा, m2a। तो F बराबर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2a। तो a बराबर क्या आ जाएगा। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि इससे पहले जो मैंने एक्सेलरेशन निकाले थे, देख पा रहे हो, ये देखो जितने भी फॉर्मूले सब में ना किसका डिवाइड हो रखा है, सब में, और ऊपर क्या आ रहा है सबका, नेट फोर्स। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या ऊपर नेट फोर्स की बात हो रही है और नीचे टोटल मास की बात हो रही है क्या। रट लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, फोर्स, नेट फोर्स ऑन दैट डायरेक्शन अपॉन टोटल मास। ठीक है, और देखेंगे जरा केस देखना, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, 1 2 एंड 3, फोर्स कितना लग रहा है, F। मुझे बताओ सबसे ज्यादा टेंशन कौन सी स्ट्रिंग में आने वाली है, स्ट्रिंग नंबर 1 में, स्ट्रिंग नंबर 2 में, बोलो क्यों आएगी 1 में। तो मैं निकालना चाहता हूं कि 1 में कितनी स्ट्रिंग आने वाली है, मतलब टेंशन कितनी आने वाली है 1 स्ट्रिंग में ना। तो देखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, F बराबर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सबका, चलो बना ही देता हूं इसका, फिर दूसरे वाले में अपन सीधा लिख लेंगे m2, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, m3। फोर्स कितना है F, इधर कितना लगेगा T1, कितनी तारे हैं, तो टेंशन भी कितनी आएगी 2। अब बताओ इसको आगे कौन ले जाएगा, रोकेगा कौन, आगे कौन ले जाएगा, रोकेगा कौन। आओ इधर, F माइनस T1 बराबर में m1 है, T1 माइनस T2 बराबर में m2 है, T2 बराबर m3 है। हो, T2 की वैल्यू यहां रख दो तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, m3a प्लस m2a, वहां ले जाके प्लस भी कर दिया। T1 की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। आ रहा है क्या, एक बार टेंशन देख लो बच्चों कैसे आ रही है। तुम देख पा रहे हो इसमें जो मेरी T2 टेंशन है, T2 वो केवल m3 पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। जो मेरी T1 टेंशन है वो m2 और m3 दोनों पे डिपेंड करती है, और मेरा जो F है वो तीनों को लेके चल रहा है। बोलो मजा आया क्या, इक्वेशन बनाए बिना भी हमें आंसर समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि एक m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, बहुत सारे ले लेता हूं। फोर्स कितना लगाया बच्चों, F। टेंशन कितनी प्रकार की आएगी बच्चों बताओ, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T3, इसमें टेंशन T4। सबसे पहले F बराबर क्या होगा, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, कितनी बार, 5 बार, बोलो हाँ। तो बताओ F बराबर, इसके बाद जो लाइन लिख रहा हूं समझ में आ गई क्या, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ। एक्सेलरेशन आ गया तो मैं पहले निकालूंगा बच्चों T4, T4 डिपेंड कर रहा है 1 पे, T3 डिपेंड कर रहा है 2 पे, T2 डिपेंड कर रहा है 3 पे, और T1 डिपेंड कर रहा है बच्चों, क्या एक्सेलरेशन सब में रख सकते हैं क्या अपन, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, F अपॉन में 5m, 2m मास इंटू एक्सेलरेशन इसमें भी कितना आ जाएगा, F अपॉन 5m। तो तुम्हें काटना तो काटो, यहाँ पर फोर्स का 5 पार्ट गया, यहाँ पे 2 of 5 गया होगा, यहाँ पर 3f 5 चलेगा क्या। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। यहाँ पर बात हुई बच्चों किसकी, टेंशन की। टेंशन के साथ यहाँ पर अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है और सिस्टम पाड़ देंगे, दिख रहा है क्या, मैंने क्या बना रखी है यहाँ पर, एक कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या बनाई मैंने, एक पुल्ली बनाई है। क्या बनाई है, पुली। तो इस पुली को देखेंगे क्या है बच्चों, m मास की बॉडी, इधर भी कितना है m2 मास की बॉडी, नीचे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों m1g, इस पे कितना लग रहा है, रस्सियाँ कितनी है बताओ, एक ही है, तो टेंशन भी कितनी आएगी, तो इस टेंशन में भी अगर T है तो इधर भी कितना आएगा T। अब मुझे बताओ दोनों में से भारी कौन लग रहा है तुम्हें, मान लो m1 m2 से भारी है तो एक्सेलरेशन इधर आएगा और इसका एक्सेलरेशन, क्या कहती है पब्लिक, समझ में आया क्या। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पूरे केस में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो एक बनाया मैंने किसका, m1 का, नीचे कितना है बच्चों, ऊपर कितना है बच्चों T, फिर बनाया मैंने किसका m2 का, नीचे कितना है बच्चों, ऊपर कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन इसका कितना है
इसका एक्सेलरेशन कितना है a, इक्वेशन लिखते हैं f बराबर क्या लिखा है मैंने, नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव बराबर में m1 है, हाँ या ना, इधर आओ, ऊपर वाले को पॉजिटिव है ना, f बराबर m है, t है ना बराबर माइनस m2g बराबर m2 है, सही है क्या। इसको इसके नीचे रख रहा हूं बच्चों में, इसको इसके नीचे, सही है क्या, रख दूं। नीचे रखने से क्या होगा, ये t से t कट गया, क्या बच रहा है m1g माइनस बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू में g बटे में m1 प्लस m2, चलेगा क्या। अब मैं इसके लिए कुछ और कंसेप्ट बताना चाहता हूं, ये कहलाता है बच्चों पुल्ली मास सिस्टम, पुल्ली मास सिस्टम। अब पुल्ली मास सिस्टम में भी स्ट्रिंग वही है, इनएक्सटेंसिबल है ना, बस इसमें याद रखना कि इसमें क्या लिखा है मैंने बच्चों, रस्सी और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो टूट जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी। तो करने के लिए क्या करते हैं, जिम इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें रस्सी और पुल्ली के बीच में ग्रीसिंग कर दी जाती है, ग्रीसिंग से क्या होता है कि उनकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला एक बार घूर लो, घूरने के बाद पता चला कि जब मेरे पास एक पुल्ली है, यहाँ पर मास m1 है और यहाँ पर मास कितना बच्चों m2, तो नीचे कितना आ रहा है, सॉरी, तो इसका जो एक्सेलरेशन आया वो आया m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, हाँ या ना, क्योंकि m1 बड़ा था किससे। इसी प्रकार नेक्स्ट पुल्ली में अगर ऐसा हो जाए कि m2 और m1 में ये बड़ा हो जाए किससे, m1 से, तो फॉर्मूला बोलो, बोलो समझ में आ गया, अरे बोलो समझ में आ गया, कैसे आया, जो भारी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक और पुल्ली है जिस पर यहां पर मास है m1, यहां पर मास है m2 और यहां पर मास कितना है m3, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा m1 प्लस m2 माइनस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, बोलो नहीं आया, जो जिधर जा रहा है। तो इसको मैं ना एक वर्ड से बोलूंगा, लटकन अपॉन टोटल, समझ में आ गया क्या, जो लटका हुआ है वो मास अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों टोटल। अब लटकन में भी डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव। अब इधर आओ, एक और पुल्ली लेता हूं, यहां पर मास आ रहा है m1, यहां पर मास आ रहा है कितना m2, यहां पर मास आ रहा है m3 और यहां पर मास कितना आ रहा है बच्चों m4, और एक्सेलरेशन इधर है, तो कौन ज्यादा है m1 और m2। एक्सेलरेशन बोलो कितना आएगा m1 प्लस m2 माइनस m3 माइनस m4 अपॉन टोटल मास, यम 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 यम, टेस्टी है, तो ये आ गया, अच्छा जी, ठीक है। अगला थोड़ा सा फील करवाता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके, मजा आ जाएगा तुम्हें इसमें, तो तुम बोलोगे वाह सर क्या बात है, बोलोगे कैसा, देख लेते हैं। गोल पुल्ली लेनी है, दिस इज अनदर पुल्ली, देख पा रहे हो क्या, और इस बार मास एक तो यहां पर है m1 और एक कहां पर है, इस बार वापस मैंने बोला m1 बड़ा है किससे, तुम्हें पता है मैं एक्सेलरेशन इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लगता है ये सही है क्या, तो जवाब है नहीं, लेकिन अब मैं जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, m1 साइन थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, बोलो अब आया, कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितने से है बच्चों m1g, यहां पर भी एंगल थीटा, जहां एंगल बनेगा mg cos थीटा और यहां पर क्या बनेगा mg sin थीटा। तो पता चला कि ये एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इसकी इक्वेशन आएगी f बराबर ma, तो ये माइनस का t हो जाएगा, और इसमें कितना आएगा m2g माइनस का t, दोनों को नीचे रखेंगे, t से t कटेगा, तो क्या ये माइनस ये हो जाएगा क्या, देखो ये माइनस ये, g तो बाहर ले लिया, और देखो मजा तो अब आने वाला तुम्हें, तैयार हो, ये रही पुल्ली, एक मास m2 और एक मास क्या आ गया बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मान लो एक्सेलरेशन इधर है तो भारी कौन है m1,
साइन एंगल ये पता होना चाहिए अल्फा, और ये कितना माइनस m2 साइन बीटा अपॉन टोटल मास कितना आएगा इनटू में लटकन अपॉन टोटल मास, लटकन अपॉन, समझ में आ गया क्या? कोई परेशानी किसी को? तो इस टाइप से अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये किसकी बात हुई बच्चों? टेंशन फोर्स की, है ना। तो यहाँ पर एनएलएम का एक पोर्शन कंप्लीट होता है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सेकंड पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।